नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा चैप्टर। ठीक है बच्चों, 22 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं और आज हम करेंगे सवाल नंबर 23। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप, और ये मान के चले कि रेलवे के पेपर में तो इस टाइप के लाइन लगा दी एग्जामिनर ने। ठीक है जी, भर भर के सवाल दिए। शुरू करते हैं, आ जाइए बच्चों। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचने से हितेश को 15% का लॉस होता है। अगर इसे इस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो बच्चों जल्दी से। हाँ वो तो बताए बच्चों। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 5/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हितेश इनकर से लॉस ऑफ 15%। ठीक है ना भाई, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 5/11 पर बेचने से क्या होता है, 15% का लॉस होता है। ठीक है ना सचिन। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। क्या आपको यह सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि सवाल कह क्या रहा है। आना चाहिए। किसी आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/11 से बेचने, 5/11 पर बेचने से 15% लॉस होता है। यानी कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, हमें पता नहीं है, लेकिन उस सेलिंग प्राइस के अगर 5/11 कीमत पर बेचा जाता है वस्तु को तो 15% लॉस होता है। बोला उसी वस्तु को अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सीपी क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, 100%। अगर कोई वस्तु 100% से ज्यादा में जितने ज्यादा में बिकेगी वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। एक आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/11 पर बेचने से 15% का लॉस होता है। तो बच्चों यहां पे क्या दिखा रहा है, 5/11/11 आ रहा है ना। /11 की शक्ल देख के आप ये मान लीजिए कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 11 है। आप ये मान लीजिए कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है बच्चों वो कितना है, 11। क्लियर है भाई, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, हमें नहीं पता। सवाल के पहले भाव को समझो। बोला कि अगर वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हम उस पर नहीं बेच रहे, हम जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है उसके 5/11 दाम पर बेच रहे हैं और बेचने से 15% नुकसान होता है। अगर इसका जो वास्तविक सेलिंग प्राइस है उसकी 90% कीमत पर बेचेंगे तो लाभ कितने परसेंट होगा। तो यहां /11 आ रहा है, /11 की शक्ल देख के हमने मान लिया कि वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 11 है। ठीक है ना। तो आप वस्तु को क्या सेलिंग प्राइस के 5/11 में बेचते हो। अब मैंने सेलिंग प्राइस को अगर 11 मान लिया तो 11 का 5/11 कितना आएगा, 11 का 5/11 5 आएगा। यानी कि जब आप वस्तु को 5 यूनिट में बेचोगे, 5 यूनिट 5 रुपए में बेचेंगे तो आपको कितना लॉस होगा, 15%। तो 100% पे अगर 15% लॉस होगा तो वस्तु कितने में बिकेगी, 100% पे अगर 15% लॉस होगा तो 100 में से 15 घटाइए, वस्तु 85% में सेल होगी। वस्तु कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के लागत मूल्य के 85% में बिकेगी ना। तो 5 का 85% कितना है, 17 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या माना है हमने, 11 माना है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए तो 11 का 90% क्या आएगा बच्चों बताओ, 1199, 11 का 90% आएगा 990%, 100 से भाग करेंगे यानी कि 9.9। तो अगर इस वस्तु को एक्चुअल सेलिंग प्राइस 11 के 90% है कि 9.9 में बेचा जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी बच्चों। क्लियर है।
हम केवल यहां पर सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। वस्तु बिक रही है 9.9 में, तो ये भी क्या आएगा बच्चों, 17 गुना आएगा ना, 17 गुना आएगा। हालांकि 9.9 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 0.1, यही है ना। अगर आप 17 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 170 में से 1.7 घटाना पड़ेगा। 170 में से 1.7 घटाऊंगा तो आएगा 168.3%, यही आएगा ना। यानी कि वस्तु बिकेगी 168.3% में बिकेगी। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। 100% के लागत का सामान 168.3% में बिका, तो जो 68.3% एक्स्ट्रा में बिका है, यही क्या है वस्तु का, यही वस्तु का प्रॉफिट है। क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर, यही आंसर है। किसी को कोई डाउट? इससे बेहतरीन तरीका, इससे स्मार्ट तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में नहीं है। समझ में आया ना। आपको कोई चीज नहीं रटनी मेरे दोस्तों, सिंपल कॉमन सेंस की वस्तु के सेलिंग, जिस दाम में वस्तु को बेच रहे हैं वो बराबर कर दो, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते थे यूनिट डिजिट भी, कि जब 9.9 की 17 में गुणा करूंगा तो 7 नाम 63, एंड में 3 आएगा, 3 आएगा ना। और जब मैं उसमें से 100% लागत घटाऊंगा तो एंड में पॉइंट के बाद तो 3 ही आएगा। वो एक ही ऑप्शन में था, बाकी किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो यानी कि ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा। मैं कहूं पूरे प्रॉफिट लॉस में पिछले 2 साल में अगर रेलवे ने कोई सवाल सबसे ज्यादा पूछा है लगातार तो यही है। सचिन हर सेट में करवाया ना ये सवाल, हर सेट में है ये। सवाल नंबर 24, ये देखिए जेई का। किसी वस्तु को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से मानव को 27% का लॉस होता है। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबको सवाल समझ में आया? किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को उसका जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है, देखो आप एक वस्तु का ना सेलिंग प्राइस फिक्स होता है, लेकिन आप उस सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच रहे, आप ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेच रहे हो, तो क्या होता है, 27% लॉस होता है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी क्या होता है प्यारे बच्चों, 100%। तो बस मुझे पता लगाना है कि वस्तु 100% लागत से कितने अधिक पर बिक रही है, ये तो पता लगाना है। तो यहां दिख रहा है 2/5 आ रहा है ना, 5 देख के मैंने माना कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है। क्या मान लिया मैंने, कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5 यूनिट। तो आप वस्तु को 5 क्यों माना, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। मैंने सेलिंग प्राइस को 5 मान लिया, तो 5 का 2/5 कितना होता है, 2 होता है। यानी कि वस्तु को जब आप 2 यूनिट में बेचते हो तो आपको क्या 27% लॉस होता है। 100% पे 27% लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 100 में से 27 घटाओ 73% में बिकी। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो 5 का 84% कितना आएगा बताओ बच्चों। देखो 5 का 84% आएगा, 84 की 5 में गुणा कर दो, 420%। परसेंट का मतलब बटे 100, 420 को 100 से भाग दो, 420 को जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4.2। यानी कि जब आप सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% में बेचोगे तो 5 का 84% आएगा 4.2, 4.2 यूनिट में बेचोगे तो कितने में बिकेगा, ये पता लगाना है कि नहीं सचिन। तो आप ये देखो, क्या 2 का 2.1 गुना नहीं हो गया, 21 दूनी 42, 2.1 गुना। तो यहां भी 73 का क्या हो जाना चाहिए, 2.1 गुना। बहुत तसल्ली के साथ पढ़ा रहा हूं और आपने मेरा मन इतना खट्टा कर दिया आपके कमेंट देखने के लिए है भाई। अब इतनी नॉनसेंस बकवास करते हो कि मेरा पढ़ाने का पूरा मूड खराब हो जाता है। मैं देखूंगा ही नहीं, अब केवल पढ़ाऊंगा। तो 73 का 2.1 गुना करोगे तो पहले 73 की 2 में गुणा कर लो, 73 दूनी 146, फिर 73 की 0.1 में गुणा कर लो 7.3, 146 में 7.3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 7 13 153.3%। बोलो, यानी कि वस्तु कितने में बिकेगी 153.3% में बिकेगी। तो 100% के लागत मूल्य का सामान कितने में बिकेगा, है ना।
100% के लागत मूल्य का सामान अगर 153.3% में बिका, तो जो 53.3% एक्स्ट्रा है वही क्या होगा, आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। इतनी भी आसान नहीं है रेलवे की मैथ जितने बच्चे समझते हैं। इस लेवल के सवाल आना एक नॉर्मल और ये आम बात है, ये एक स्टेप का सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। चले आगे चलते हैं। सवाल है प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर 25, ये बताइए करें। एक ही टाइप चला, भी टाइप नहीं बदला। जब किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% लॉस होता है। लाभ परसेंट क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दुकानदार ने, लाला जी ने फिक्स कर रखा है, लेकिन जब उस वस्तु को उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के 7/8 कीमत पर बेचते हैं तो 37% नुकसान हो रहा है। अगर उसी सेम आर्टिकल को उसी वस्तु के सेलिंग प्राइस के 19/12 पर बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, समझ में है ना। तो आप देखो प्यारे बच्चों कि यहां हमें बटे 8 करना है, यहां हमें बटे 12 करना है। तो हमें सेलिंग प्राइस एक ऐसा नंबर मान लेना चाहिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो 8 से भी कटता हो और 12 से भी। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 24 रुपए है। क्या मान लिया, मानव वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 24 है। क्लियर है, 24 मान लिया। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 है तो जब आप उस वस्तु को सेलिंग प्राइस की 7/8 कीमत पर बेचते हो, तो 24 का 7/8 कितना आ जाएगा, 21। 8 से 24 3 बार कट जाएगा ना, 21। तो जब आप वस्तु को 21 यूनिट में बेचते हो तो आपको 37% का क्या होता है, लॉस। भाई सीपी होता है 100%, लागत मूल्य क्या होती है 100%। अगर 100% पे आपको बच्चों 37% लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 100 में से 37 घटे 63% में बिकी है। तो 21 की वैल्यू 63% है प्यारे बच्चों, कितना, 3 गुना। बहुत आसान है। अगर इसी वस्तु को इसके सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस कितना माना है 24, तो सेलिंग प्राइस का 19/12 कितना आएगा, 24 का 19/12। देखो 12 दूनी 24 और 19 दूनी, तो अब इस सामान को अगर सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचा जाए यानी कि 38 यूनिट में बेचा जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी। अगर ये 21 का 3 गुना हो रहा है तो ये भी तो 38 का 3 गुना होगा। तो 38 दिया कितना आ गया 114%। तो वस्तु 114% में बिकेगी। भाई लागत है 100%, वस्तु बिक रही है 114% में, तो जो 14% एक्स्ट्रा आपकी जेब में आ रहा है वही क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन हुआ है, बी ऑप्शन। कर लोगे क्या, सबको समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल 26वां, 26वां करेंगे, 27वां करेंगे। 5 सवाल कराए मैंने आपको इस टाइप के, तो कोई टाइप ज्यादा जरूरी है तो मैं ज्यादा सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। और 2 तो मैंने बिल्कुल एक जैसे ही कराए हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा आता है, ठीक है ना। यही लैंग्वेज सबसे ज्यादा आ रखी है पेपर में। आप कभी, वैसे तो विश्वास है नहीं, आप कभी प्रीवियस ईयर के सवाल देखो तो भरा मिलेगा पेपर आपको, ठीक है जी। आइए 26वां सवाल बनाए। रेशमा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, यानी कि रेशमा एक वस्तु को एक फिक्स प्राइस में सेल करती है, समझ में है ना। यदि उसने सेलिंग प्राइस के 68% कीमत पर बेचा होता तो उसे 15% का लॉस होता, ठीक है। अगर वह वस्तु को मूल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचती तो उसका लाभ प्रतिशत डैश डैश क्या होगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई। रेशमा एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर बेचते, नहीं पता क्या है वो प्राइस, लेकिन रेशमा एक वस्तु को एक फिक्स प्राइस पर सेल करती है। अगर रेशमा ने उसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 68% पर बेचा होता, सेलिंग प्राइस का कितना बेटा 68%। अच्छा 68% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 70/,
17/25, 4%, 1/25, 4% का 17 गुना 68% हो गया, 17/25। तो यहां क्या आ रहा है, बटे 25 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपए है। क्लियर है? माना वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपए। तो माना वस्तु का सेलिंग प्राइस है 25, तो 25 का 68% ही क्या है, 17। 25 का 68% ही तो 17 है। तो जब आप सामान को 17 यूनिट में बेचते हो तो आपको 15% का लॉस होता है। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर। सीपी क्या होता है, 100%। तो 100% के लागत पे आपको कितना लॉस होता है, 15%। 100 पे 15 का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 85% में बिकी है। ठीक है ना? बोला अगर सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचती तो कितना लाभ होता। सेलिंग प्राइस हमने कितना माना है बच्चों, 25। तो सेलिंग प्राइस 25 माना है, तो सेलिंग प्राइस का 90% क्या आ जाएगा, 25 का 90% क्या आएगा प्यारे बच्चों, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 हो गया ना, 22.5। 25 का 90% कितना आ गया, 22.5। 22.5 में बेचेंगे तो वस्तु कितने की बिकेगी बताइए। 17 की वैल्यू 85% है, कितने गुना, 5 गुना। तो 22.5 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी। 22 पंजे 110, 5 गुणा 0.5, 2.5, यानी कि 112.5%। तो आप खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं कि सर 100% के लागत मूल्य का सामान 112.5% में बिकेगा। तो जो 12.5% एक्स्ट्रा में बिक रहा है बच्चों, वही क्या है, वही प्रॉफिट है। और इस सवाल का आंसर है बच्चों डी ऑप्शन। किसी बालक को भी जरा सा डाउट आया उसमें, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत है, वो भी कर सकते हो। ठीक है ना? आप यहां पे सेलिंग प्राइस को 100 रुपए मान लो, 100 का 68%, 68 की वैल्यू 85%, 90 की वैल्यू कितने परसेंट। ठीक है ना? लेकिन यही है स्टेप्स, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, बताओ। ये सवाल अभी आपके पेपर में नहीं आया है, मैंने अपनी मर्जी से सवाल बना के डाला है, क्योंकि अगर देखो ये टाइप तो पॉपुलर है, अगर एग्जामिनर को कैलकुलेशन बढ़ानी होगी या बच्चों को तंग करना होगा तो फिर वो ये सवाल देगा। समझ में आए ना बच्चों? जरा सोचो और अपने ज्ञान के सारे घोड़े लगाओ इस सवाल को करने में। एक वस्तु एक सर्टेन कीमत पर बेची जाती है, ठीक है ना, एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, हमें नहीं पता। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। एक वस्तु की जो बेचने की कीमत है वो फिक्स है, लेकिन अगर इस कीमत के 37.5% पर वस्तु बेची जाए तो 44.44% की लॉस होती है। अगर इस सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवालों में और पिछले सवालों में एक ही फर्क है कि वहां परसेंटेज आसान थी, यहां परसेंटेज बहुत बेकार है। तो हमें देखती पता चलेगा कि हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो हमें नहीं पता कि भैया एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, ना कुछ मानने की जरूरत है। सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु को अगर इस सेलिंग प्राइस के 37.5% कीमत पर बेचा जाता है तो 44.44% का लॉस होता है। लॉस किस पे होता है, सीपी पर। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, 1/8, 37.5% 3/8। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 44.44 से याद आएगा 11.11%। 11.11% 1/9, तो 44.44% की बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी है, मान लिया, पता ही नहीं है जब। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है और इस कीमत, जब इस कीमत के 37.5% पर बेचा जाता है तो 44.44% का क्या होता है, लॉस। तो हमने वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचा। कितने पर बेचा, कितने में बेच रहे,
हमने वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के कितने में बेचा? 3/8 में बेचा। सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचने से लागत मूल्य पे 4/9 का लॉस हुआ। पहली क्लास में पढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस पे 4/9 का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? हर वस्तु खुद का 1 गुना होती है। अगर 1 पे 4/9 का लॉस हुआ तो क्या वस्तु कॉस्ट प्राइस के 5/9 गुना में बिकी कि नहीं? बोलो, ये क्या होना चाहिए? बराबर। भाई हम वस्तु का जो फिक्स सेलिंग प्राइस है वो हमने एसपी मान लिया। हमने वस्तु को सेलिंग प्राइस के 3/8 कीमत पर बेचा, तो कितने प्राइस पे बेचा? सेलिंग प्राइस का 3/8। बेचने से कॉस्ट प्राइस पर 4/9 का लॉस हुआ तो बिकी कितनी? कॉस्ट प्राइस के 1 - 4/9, कॉस्ट प्राइस के 5/9 में बिकी, तो दिस शुड बी इक्वल, है कि नहीं सचिन? तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई? कुछ कट तो रहा नहीं है। अगर मैं सीपी को नीचे लाऊंगा तो एसपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना? ये उधर चलाएगा 40/27। ये एसपी से सीपी का क्या आ गया? रेशियो आ गया। लेकिन सवाल देखो, इसके आगे भी एक लेवल सवाल बढ़ाया है। मैं कह सकता हूं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 27 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? ये आगे ना, वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 27 तो सेलिंग प्राइस कितना है? 40। यही है ना? सीपी अगर 27 है तो सेलिंग प्राइस कितना? 40। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते, बोला है इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए। 90% का मतलब क्या होता है? 90/100.9। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90%, 40 का 90% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 90% को क्या लिखोगे? 90/100 यानी कि 0.9, यानी कि 27 रुपए का सामान इतने में बेचोगे। बोलो, है भाई? 40 का 90% क्या होता है? वैसे आप 40 का 90% निकालोगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दो 36। 36। तो आप 27 के लागत मूल्य का सामान 36 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा? क्या ले लो? रेशियो ले लोगे। किससे कटेगा? 9×3 = 27, 9×4, यानी कि अल्टीमेटली 3 का सामान 4 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 पर। तो प्रॉफिट होगा 1/3 यानी कि 33:1, यानी कि मैंने आपको हर तरीके से तैयार कर दिया कि नहीं? भाई अगर डेटा आसान है तो हमारा सवाल ऐसे ही काबू में आ जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती। फ्रैक्शन ही तो है इजी, लेकिन अगर मुश्किल है तो भैया पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे? मुझे लगता है ये वाला टाइप आप सीख गए हो, एक बार आप घर पे जाके और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला टाइप। इस टाइप के हम 2 ही सवाल करेंगे, टाइप बहुत आसान है। सवाल नंबर 28। The initial profit percentage on the sale of an item was 74%. If the cost price of the item went up by 50% but the selling price remained the same, what would be the new profit percentage? किसी वस्तु की बिक्री पर जो प्रारंभिक लाभ परसेंट था वो 74% था। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ जाता है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम पहले जितना ही रहता है तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सवाल बहुत आसान है, डेटा भी बहुत आसान है। इसे समझिए कि सीपी है, ये एसपी है। बोला है इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वॉज 74%। एक वस्तु की बिक्री पर शुरुआत में जो प्रॉफिट था 74% था। इसका मतलब अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 पे प्रॉफिट कितना है? 74%। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 पे कितना प्रॉफिट है? 74%। तो 100 से 74% ज्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 100। सेलिंग प्राइस 174 है, यही है।
अब कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 को 50% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 150। 100 को 50% बढ़ाया, 50 रुपए, 150 हो गया। सेलिंग प्राइस सेम रहता है। सेलिंग प्राइस पहले 174 था, अब भी सेलिंग प्राइस सेम रहता है क्या? 100। सेलिंग प्राइस अब भी सेम रहता है 174। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? अब क्या हो रहा है? अब 150 रुपए के सीपी का सामान, अब 150 के लागत मूल्य का सामान कितने में बिक रहा है? 174 में। तो कितना लाभ होगा प्यारे दोस्तों? आप क्या ले लीजिए, इसका रेशियो ले लो। तो किया, सी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, खटाक से सीपीएसपी का रेशियो। या फिर ऐसे देखो, 150 का सामान सीधा ही देख लेते हैं। 150 का सामान 174 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 24 का। कितने पर? 150 पर। परसेंटेज में कितना? 100%। तो ये आ जाएगा भैया 240/15, कितना? 16%। तो वस्तु पे अब कितना लाभ है? एक और करते हैं। ठीक है। ए मैन्युफैक्चर फिक्स सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, एक सामान निर्माण, सामान बनाने वाले को बोलते हैं निर्माता, मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना? तो एक मैन्युफैक्चरर जो है, वस्तु का सेलिंग प्राइस 33% अधिक रखता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। यानी कि वस्तु को बनाने में, वस्तु का उत्पादन करने में जो खर्चा आता है, उससे 33% अधिक वो सेलिंग प्राइस रखता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%। वस्तु को बनाने की जो उत्पादन लागत है वो 12% बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरर रेजेस इज सेलिंग प्राइस बाई 10%। निर्माता अपना सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो उसके प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है ना? चलो, तो बच्चों ये रहा सीपी और ये क्या है? एसपी। सवाल में कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चर सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, लागत मूल्य से, है ना, कितना अधिक रखता है। यानी कि अगर वस्तु को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आता है, अगर वस्तु को बनाने में 100 रुपए खर्चा आता है तो 100 से 33% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कितना रखता है? 100। अब हुआ क्या? हुआ ये, उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है। 100 को 12% बढ़ाओगे तो कितना होगा? 100 को 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा उत्पादन? 112। सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। सेलिंग प्राइस है प्यारे दोस्तों 133। तो 133 का 10% बढ़ाना है। देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110%, यानी कि 1.1 गुना है भी। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 133 का 1.1 गुना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये। 100% को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110%, 1.1 गुना। यानी कि अब कॉस्ट प्राइस होगा 112, सेलिंग प्राइस होगा ये। तो वस्तु पे लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका क्या ले लीजिए? रेशियो। आवाज आ रही है ना सही? ठीक है, रेशियो ले लीजिए। अगर यहां डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। ये किससे कट जाएगा प्यारे दोस्तों? 7 से कटेगा। 7 से कटेगा, है ना, क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आ रहा है। 7 से कटेगा 160 बार, 16 सत्ते 112। ये 7 से कटेगा 19 बार, 19 सत्ते 133, 19 गुणा 11 209। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो हो गया 160 रेशियो 209। ठीक है ना? मैं कह सकता हूं कि अल्टीमेटली, मैंने रेशियो ले लिया ना, अल्टीमेटली 160 का सामान 209 में बिका, तो आपको 49 का प्रॉफिट हुआ। 49 का प्रॉफिट हुआ 160 पर। 49 का प्रॉफिट हुआ 160 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है? गुणा 100%, ही आ जाएगा। तो 20 से चला जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो 49 पंजे 245, 49 पंजे 245/8% आपका लाभ आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है। 245 को 8 से भाग देंगे, 30 बार भाग जाएगा, 240 बचेगा 5। 30 सही 5/8%। और इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है। आसान टाइप है। तो देखो, कोई कोई टाइप आसान है, कोई कोई मुश्किल है ना? हर तरह की चीज होते बेटा। कोई इंसान दिन में 100 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, कोई 1,000 करोड़ रुपया कमा रहा है घंटे भर में। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टाइप पढ़े ना, उसको स्किप कर दें। हमें हर टाइप पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला, नेक्स्ट, अगला टाइप।
अगला टाइप, कमेंट देखो एक बार जरा। बच्चों सबको समझ आ रहा है ना? अभी तक मैंने आपको जो 7 सवाल कराए सबको समझ आ गए? सर 133 इंटू 1.1 कैसे आए केशव जी? भैया आप, जब मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूं तो आप कौन से कोने में जाके चले जा, क्या बोलूं भाई मैं। देखो किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो हर संख्या 100% होती है। 100% को 10% बढ़ाने पर वो 110% हो जाती है। 110% को ही कहते हैं हम 110/100। 110/100 होता है 1.1 गुना। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। इसलिए मैं तुम्हें बोलते बोलते थक गया, पर तुम्हारे कान पे जो जू रहेंगी हो कि परसेंटेज ढंग से पढ़ लो, परसेंटेज ढंग से पढ़ लो। परसेंटेज चैप्टर की औकात एक सवाल भर की नहीं है। पर तुमने दिन भर कमेंटबाजी में एक ही चीज करी, सर खत्म करो, खत्म करो सर, आग लगाओ सर हम में। अब भुगतो। बचपन के पाप जवानी में निकलते हैं, समझ में है ना? बाप का कर्जा बेटा उतारता है, परसेंटेज के किए गए पाप आगे चैप्टर में भुगतने पड़ते हैं, यही सत्य है। ठीक है, चलिए। तुम इतने दीनहीन और बिल्कुल ध्यान न देने वाले निर्लज्ज किस्म के हो गए हो जिसकी कोई हद नहीं। चलो आगे चलते हैं। कुल की मर्यादा का द्रोह करने वाले द्रोही। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम चुपचाप जो मैं कह रहा हूं उस बात को फॉलो कर लो, मैं ये कहूं कि तू कोने में बैठ, तुम जा कोने में बैठ जाओ। मैं कहूं तुम मुर्गा बनो, तुम मुर्गा बनो। मैं कहूं याकू पढ़ो, याकू पढ़ो। मैं कहूं चुप रहो, चुप रहो। मैं कहूं बोलो, बोलो। अगर तुम मेरी एक एक बात फॉलो करो, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम गणित ना सीखो और 100% सवाल तुम्हारे पेपर में ठीक ना हो। ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप है सेम प्रॉफिट सेम लॉस। एक ही सवाल कराऊंगा प्यारे बच्चों, सेम प्रॉफिट सेम लॉस। बहुत फेमस है, रेलवे में तो कुछ ज्यादा ही फेमस है। ठीक है ना? सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस पेन को 400 रुपए में बेचता हूं तो लॉस होता है। इसी पेन को जब मैं 600 रुपए में बेचता हूं तो प्रॉफिट होता है। मेरी बात ध्यान सुनेगा बेटा, कान खोल के। इस पेन को 400 रुपए में बेचने पर मुझे लॉस होता है। इसी पेन को 600 रुपए में बेचने पर मुझे उतने ही रुपए का प्रॉफिट होता है। आई ना बात समझ में? इस पेन को 400 रुपए में बेचने पर उतना ही रुपए का नुकसान होता है जितना इस पेन को 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो इस पेन का लागत मूल्य क्या होगा? बताओ बच्चों। एक पेन को 400 रुपए में बेचने पर मुझे उतना ही लॉस होता है जितना 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो पेन का लागत मूल्य जो होगा वो 400 और 600 का एवरेज होगा, यानी कि 400 और 600 को जोड़ के आधा कर दीजिए। 400 प्लस 600 1000, 1000 का आधा 500 रुपए। पेन का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए होगा। सुनिएगा, है ना? पेन का लागत मूल्य कितना होगा? 500 रुपए। अगर 500 रुपए के लागत का पेन 400 रुपए में बेचोगे तो कितना लॉस होगा? 100 रुपए का। 500 रुपए का पेन 600 रुपए में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 100 रुपए का। देखो है ना, सेम लॉस सेम प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं? तो अगर कभी भी सवाल आए कि इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस है जितना इतने रुपए में बेचने पर प्रॉफिट है, सीधा लागत मूल्य निकालने के लिए क्या कर लो? एवरेज। अच्छा, परसेंटेज भी सेम आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं इस पेन को 400 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट लॉस होता है जितना 600 रुपए में बेचने पर परसेंटेज प्रॉफिट होता है, तो जब आप 500 रुपए के पेन को 400 में बेचोगे तो 100 रुपए का लॉस होगा। 500 के पेन पे 100 रुपए का लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 20%। 500 का 20% 100 होता है।
500 के पेन को 600 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। तो 500 का 20% हो गया 100, है ना? क्योंकि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। जब सीपी सेम है, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट सेम है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी सेम ही आएगा। ठीक है ना बच्चे? बस इतना ही जानना था। सवाल देखो बच्चों, किसी वस्तु को 6,833 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1,447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। साफ साफ खुला खुला लिख रहा दिन दहाड़े कि एक वस्तु को 6,833 में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना उस वस्तु को 1,447 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंटेज होता है। 45% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या निकालना पड़ेगा? पहले वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? 6,833 में बेचने पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट है जितना 1,447 में बेचने पर लॉस परसेंटेज। सीपी क्या होगा? इन दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 6,833 प्लस 1,447 का आधा। जब आप इनको जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 6800 और 1,400, 8 4 12 8200 हो गई है। और 33 और 47 कितना आ गया? 80, यानी कि 8280/2, यानी कि आ गया प्यारे दोस्तों 4140 रुपए। अगर आपसे सवाल में वस्तु का क्या पूछा होता? सीपी, तो आंसर आ जाता 4140। लेकिन सवाल एक लेवल आगे गया, बोला है अगर इस वस्तु पे 45% का प्रॉफिट कमाना है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अगर मैं सवाल के ऑप्शन देखूं तो हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं केवल क्या निकालूंगा भाई? वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 4140 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है। हमें 45% प्रॉफिट कमाना है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 5% 1/20, 45% 9/20। मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूं। अगर किसी वस्तु पर 9/20 प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20 पे 9 का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 29/20 गुना होगा। भाई कॉस्ट प्राइस है 1, 9/20 प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 29/20 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नहीं आता समझ में? लेक्चर बंद करो, दोबारा परसेंटेज पढ़ो जाके। जब तक परसेंटेज 10 बार ना पढ़ लो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 20 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 207 ये हो जाएगा ना। पूरी गुणा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 7 नाम 63। एंड में क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? समझ गए ना? मुझे लगता है आपको मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे, अगला टाइप कुछ नया नहीं है, इसी टाइप का एडवांस वर्जन है। ठीक है ना? अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है? सेम प्रॉफिट सेम लॉस। यहां अलग होगा। ठीक है ना? ध्यान सुनेगा, पेशेंस के साथ समझिएगा बेटा, पेशेंस के साथ। ये देखिए, एक पहले आप सवाल पढ़ो और मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ आ गया है कि क्या है? एक वस्तु को 1970 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2377 रुपए पर बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट का 85% है। वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। वही लॉजिक लगाऊंगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। लिख लो चाहे कॉपी में, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले सवाल अच्छे से पढ़ो।
जब आप एक वस्तु को 1970 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है? लॉस। लॉस होता है। तो 1970 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है वो उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 85% है। बात समझे? यानी कि 1970 रुपए में वस्तु को बेचने से हो रहा है लॉस, 2377 रुपए में बेचने से हो रहा है वस्तु को प्रॉफिट। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस से कम है 1970, ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है 2377। तो लॉस जो है वो प्रॉफिट का 85% है। लॉस की जो वैल्यू है 1970 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, उस लॉस की जो वैल्यू है वो 2377 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उस लाभ का 85% है। समझ में आई नहीं बात? आप बोलोगे हां जी सर। पूछा क्या? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। तो जब आप किसी वस्तु को 1970 रुपए में बेचते हो तो 1970 रुपए में बेचने से आपको क्या होता है? लॉस। और जब आप उस वस्तु को 2377 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है। तो ये जो लॉस है ये प्रॉफिट का 85% है। लॉस क्या है? प्रॉफिट का। लॉस जो है प्रॉफिट का 85% है। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? 5%, 1/20, 85%, 17/20। तो लॉस प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का 1970 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस प्रॉफिट का 85% है। प्रॉफिट का यानी कि मान लो अगर 2377 में बेचने से 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 का 85% कितना होता है? 17। तो 1970 रुपए में बेचने पर 17 यूनिट का लॉस हो रहा है। यही बात है। 20 का 85% ही तो 17 आएगा। अगर 2377 रुपए में बेचने पर 20 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 1970 रुपए में बेचने पर 17 यूनिट का लॉस है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। अब आप देखो, ये कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है, ये कॉस्ट प्राइस से 17 यूनिट कम में बिक रहा है। आप देखो ना, ये प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा है कि नहीं? ये कॉस्ट प्राइस से 17 यूनिट कम है। तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है भाई? कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से 17 यूनिट कम, डिफरेंस कितना है? 20 और -17 का डिफरेंस कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। तो ये यूनिट में डिफरेंस आएगा। रुपए में डिफरेंस क्या है? ये 2377 रुपए में बिक रहा है 1970 में, तो 2377 में से 1970 रुपए घटाएंगे। क्लियर है? रुपए में कितना डिफरेंस है? 2377 में से क्या घटाना है? 1970 रुपए घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 377 और 30, 407। कितना आ जाएगा? 407 रुपए। तो 37 यूनिट की वैल्यू 407 रुपए। ठीक है? कितने गुना? 37 से कम 37, बच गया 3 7, 37 से कम 37, 11 गुना हो गया। बच्चों अगर ये 11 गुना है तो ये भी कितना होगा? देखो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। अगर ये 11 गुना हो रहा है तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना आएगी, 20 की वैल्यू भी 11 गुना आएगी, यानी कि 220 रुपए। कितना? 220 रुपए। अब आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। यानी कि वस्तु को 2377 रुपए में बेचने पर 220 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब आप वस्तु को 2377 रुपए में बेचते हो तो आपको 220 का फायदा होता है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा 2377 से 220 रुपए कम होगा ना। 2377 में से 220 रुपए घटाओगे तो कितना आएगा? 2100। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया? 2157 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2377 से 220 रुपए कम होगा 2157। 2157 में 220 का प्रॉफिट जोड़ोगे, 2157 में 220 जोड़ोगे तो ही तो 2377 आ जाएगा, है ना? क्या आएगा? सीपी 2100। समझ में आई बात?
मुझे लगता है समझ में आया है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। सवाल नंबर क्या है स्टूडेंट आपके सामने? 32। ठीक है, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, ठीक है ना। एक बिस्तर को 8,845 में बेचने पर प्रॉफिट का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुए लॉस के मूल्य से 25% अधिक है। सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि एक बिस्तर को, एक बेड को जब आप 8,845 में बेचते हो तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट। और इसी बिस्तर को जब आप 1987 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है? लॉस। तो प्रॉफिट का जो प्राइस, प्रॉफिट की जो वैल्यू है, 8,845 में जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो लॉस से 25% ज्यादा है। क्लियर है ना? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चे? चलो, तो ये सेलिंग प्राइस आप बाद में निकालेंगे, पहले क्या आना चाहिए? बिस्तर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो जब आप एक बिस्तर को 8,845 रुपए में बेचते हो, है ना, जब एक बिस्तर को 8,845 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। और जब आप उस बिस्तर को 1987 रुपए में बेचते हो, कितने में? जब आप बिस्तर को 1987 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है बच्चों? लॉस। सवाल ये कह रहा है, कृपया सवाल को कई की बार पढ़ा करो, कि 8,845 में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट की वैल्यू 1987 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, लॉस से 20% ज्यादा है। इस वाले प्रॉफिट की वैल्यू इस लॉस से 20% ज्यादा है। समझ में है ना? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। समझ में है ना? सवाल में साफ साफ कह रहा है कि लाभ का मूल्य हानि के मूल्य से, सॉरी 20 नहीं 25%, सॉरी 25% है। सवाल में साफ कह रहा है कि लाभ का जो मूल्य है, प्रॉफिट की जो वैल्यू है, वो लॉस से कितनी ज्यादा है? 25%, यानी कि 1/, तो प्रॉफिट की वैल्यू लॉस से 25% ज्यादा है। लॉस से यानी कि मान लो वस्तु को बेचने पर 4 यूनिट का लॉस है। कितना लॉस है? तो 4 का 25% क्या होता है? 1। 4 का 25% क्या होता है? 1। तो 4 से 1 ज्यादा, यानी कि 8,845 में बेचने पर प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट का प्रॉफिट है। मेरी बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? अगर 1987 रुपए में बेचने पर 4 यूनिट का लॉस है, तो 4 से 25% ज्यादा क्या होता है? 5 यूनिट। तो 8,845 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस आपको ध्यान रखना, ये सब मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। ये कॉस्ट प्राइस से 5 यूनिट ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 4 यूनिट कम में बिक रहा है। ये कॉस्ट प्राइस से 5 यूनिट ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 4 यूनिट कम। डिफरेंस कितना है? 9। ये 5 और ये -4 का डिफरेंस कितना है? 9 यूनिट। जबकि रुपए में डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ। 8,845 में से 1987 घटाओगे, यही है ना? तो 8,845 में से 2,000 आप घटाओ पहले, तो 6,845 आएगा। लेकिन 2,000 नहीं घटाना, 13 कम घटाना है। तो 6,845 में 13 जोड़ दूंगा, 6,858 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 15 में 60 गया 8, 13 में 60 गया 5, और ये कितना बचा फिर? 17 में से 9 गया 8, और 7 में से गया 6। ठीक है, ओके। 9 यूनिट की वैल्यू घटा दोगे ना, यूनिट में कितना डिफरेंस है? 9 का। प्राइस में कितना डिफरेंस है? 8,845 में से 1987 घटाओ। ठीक है बच्चों, यही आएगा। कितने गुना हो रहा है? 6858 को 9 से भाग देंगे, 9 सत्ते कितना बचेगा? 5, 9 छिक्का 9 छिक्का 54, और फिर एक 9 दूनी 18, 762 गुना। चाहे मेरे दोस्तों यहां से सॉल्व कर लो, चाहे यहां से सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगर ये 762 गुना है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 762 गुना। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 6,858 है, 762 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 762 गुना होगी। कितना आएगा मेरे भाई?
3500 और 310 यानी कि 3810 आएगी। यानी कि जब मैं वस्तु को 8845 रुपए में बेचता हूं तो 3810 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मैं एक वस्तु को 8845 रुपए में बेचता हूं और 8845 में बेचने से 3810 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा 8845 से 3810 कम होगा, यानी कि कितना होगा, 5535 रुपए, है कि नहीं सचिन। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5535 रुपए। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर आपसे वस्तु का लागत मूल्य पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, 5500, 5535। मुझे लगता है सबको बात समझ में आई, पर सवाल एक लेवल आगे है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, है ना। तो भाई वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 5535, है कि नहीं सचिन। तो 5535 पे अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही सवाल है। तो 5535 का 20% कितना है बताइए, 5500 का 20% 1100 है भाई। 5500 पहले आप तोड़ तोड़ कर निकाला करो, 5500 का 20% 1100, 55 का, 35 का 20% 7, ओ सॉरी सॉरी 5035 आ गया, सॉरी 5035 आएगा, 5035 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 5035। हाँ, सीपीएफ 5035। अब 5035 पे 20% प्रॉफिट कमाना है तो 5000 का 20% 1000, 35 का 20% 7, तो यानी कि 5035 का 20% आ गया 1007, इसमें 1007 आप जोड़ेंगे तो 6042 रुपए, ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन, कोई मुश्किल तो नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की कैटेगरी में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, पर मैंने बहुत तसल्ली से आपको बताया। देखो हमारे पास इतना तो था नहीं कि समय कि मैं आपको 10-10 सवाल करवाता रहूं एक टाइप के, ठीक है ना, लेकिन मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं और तसल्ली से बताऊंगा एक एक टाइप, ठीक है बच्चों। और जो भी कराऊंगा उसका बेस्ट सवाल लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर का बेस्ट सवाल, ठीक है बच्चों, बेस्ट सवाल है प्रीवियस ईयर का ये, इस टाइप में। आगे चलते हैं, अब आपके सामने आएगा बच्चों अगला टाइप, ठीक है ना। देखो बच्चे, अगले टाइप में मेरे दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेलिंग प्राइस में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज। अगले टाइप का कॉन्सेप्ट, दो सवाल कराएंगे, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में। आप बोलोगे सर क्या क्या लिखते रहते हो, हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, पल्ले कैसे पड़ेगा, पढ़ने में तुम बेकार, व्यापारी के दिमाग को तुम नहीं समझते। तो आप तो मानव प्रजाति पे कलंक हुए ना, पर मैं वो कलंक मिटाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। हैं? गरीब तुम, ठीक है जी, कोई गलत बात नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षवादी तुम, सकल से नहरे में न गहरे में। ठीक है जी, पढ़ने में तुम बेकार, पसंद वो तुमको नहीं करती, व्यापारी की बिजनेस को आप समझते नहीं, सरकार तुम पे ध्यान नहीं देती। कितना दुख है, लेकिन ये दुख मिट के रहेगा। पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, तुम खुद की मेहनत के साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ हुई पीछे से, ठीक है। लेकिन मुझे परेशानी वहां होती है जब आप मेहनत नहीं करते, सीरियस नहीं रहते, पेशेंस नहीं रखते, ठीक है। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान सुनेगा। मान लो जैसे पेन है, इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, अब इस पेन को 5 रुपए की बजाय मैं 7 रुपए में बेचूं, इस पेन का सेलिंग प्राइस मैं 5 रुपए से बढ़ा के 7 रुपए कर दूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया, 2 रुपए। पहले मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता था, मैं इस पेन को 7 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैं अपने कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा लूंगा ना,
अपने कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा लूंगा। तो जब मैं अपने कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा लूंगा तो मेरी जेब में 2 रुपए फालतू आएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। तो मैंने जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाया प्रॉफिट भी उतना ही आ गया ना। जरा सवाल करके दिखाओ इस पे, सवाल कौन सा आपके सामने यहां पर, 33 करो। करो बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, देखो कड़वा बोलता हूं पर मैं आपका भला चाहता हूं, मीठा चाहता हूं कि आप कुछ साल जिंदगी बिताओ। देखो ध्यान सुनेगा, ये सवाल भी पेपर में बहुत आया है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी कि किसी बेड का सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल, प्रॉफिट इज 7 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो प्रॉफिट प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चों को तो सवाल समझ नहीं आएगा, सवाल समझो। अगर किसी बिस्तर का सेलिंग प्राइस प्रारंभिक सेलिंग प्राइस का दुगुना है, यानी कि हमने बेड के सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, तो प्रॉफिट भी इनिशियल प्रॉफिट का 7 गुना हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस डबल करोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, 7 गुना। बताओ प्रॉफिट शुरुआत में इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। हमने एक बिस्तर का सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस पहले एसपी था बच्चों, हमने कितना कर दिया, 2 SP, है कि नहीं सचिन? अगर सेलिंग प्राइस एसपी था तो हमने 2 SP कर दिया दुगना, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना है बच्चों, एसपी बढ़ा कितना है, एसपी। अगर सेलिंग प्राइस एसपी था दुगना हो गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, एसपी। लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, लाभ क्या हो गया, 7 गुना। यानी कि अगर वस्तु पे पहले प्रॉफिट पी था, अगर वस्तु पे पहले प्रॉफिट पी था तो अब कितना प्रॉफिट होगा, 7 गुना 7 पी, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा, 6 पी। प्रॉफिट कितना बढ़ा, 6 पी। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा एसपी और प्रॉफिट बढ़ा 6 पी, तो दिस शुड बी इक्वल, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं भाई। सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो सेलिंग प्राइस बढ़ाया कितना, एसपी, प्रॉफिट 7 गुना हो गया। लाभ जो था, अब जो लाभ है वो इनिशियल वाले लाभ का 7 गुना है, यानी कि लाभ बढ़ा कितना, 6 पी। तो दिस शुड बी इक्वल, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से वस्तु के सेलिंग प्राइस और इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, प्रॉफिट इधर आएगा ना, तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 6। 6 का मतलब 6 बटा आ गया। आप इतने समझदार बनो कि ये आपको खूचड़ खूचड़ ना लिखना पड़े कोने में, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, शुरुआती प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 है तो प्रॉफिट कितना है, यानी कि वस्तु को जब आप बेचते हो तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, वस्तु को बेचने से प्रॉफिट कितना है, आप वस्तु को बेच कितने में रहे हो, सेलिंग प्राइस कितना इनिशियली, 6। जब आप वस्तु को 6 रुपए में बेचते हो तो 1 का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5। 5 के सीपी पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 में बिकेगी। तो लाभ कितना है, 1/5, यानी कि 20% इनिशियल प्रॉफिट है, कौन सा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर आपके सामने 34, ठीक है। यदि इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना किया जाए तो वस्तु पर लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें, और ऑप्शन किसमें, परसेंटेज में। लाभ कौन सा वाला, कुछ नहीं लिखा कौन सा वाला, जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ओरिजिनल इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज बताना होता है, ठीक है ना, किसमें बताना है,
ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया, यानी कि पहले एसपी था 3 एसपी कर दिया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, सेलिंग प्राइस बढ़ा ट्वाइस 2 एसपी। प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट पहले पी था अब 5 पी हो गया, पी से 5 पी हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना 4 पी। तो दिस शुड बी इक्वल। तो जब ये इधर आएगा तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, 2 उधर चलाएगा 4/2, यानी कि 2 यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आप वस्तु को बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है। आपने वस्तु बेची कितने में, आपने एक वस्तु 2 रुपए में बेची, वस्तु आपने 2 रुपए में बेची, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/1 का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में कितना हो गया, ये लाभ कितना इनिशियल कर लोगे। मुझे लगता है ये टाइप हर बच्चे के दिमाग में आ गया होगा, ये आसान टाइप है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। सचिन कोई दिक्कत है इसमें किसी को, आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, अगला टाइप लें। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पेश टू यू, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है और आपको प्रीवियस ईयर में इस तरह के बहुत सारे सवाल भटकते हुए मिलेंगे। केतन, मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूं क्या तुम्हें कि ये रट लो, बता रहा हूं क्या, कुछ कुछ नहीं बता रहे ना। सीधा सवाल कैसे होता है, सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस परसेंटेज रेशियो के इस्तेमाल से। केतन ने 171 कुर्सी बेची और बेचने से 95 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ। देखो पहले तो केतन कुर्सी खरीद के लाया होगा, पहले 171 खुद खरीद के लाया होगा। केतन पहले 171 कुर्सी खुद खरीद के लाया किसी दाम में, फिर खरीद के लाने के बाद उसने वो 171 कुर्सी बेच डाली, बेचने से उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ, 95 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं, 95 कुर्सी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहां हो रहा है 95 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट, क्लियर है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे प्यार भी, तो मैं मान लेता हूं कि माना एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, माना एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपए। ये केतन जो चेयर बेच रहा है, एक चेयर 1 रुपए की बेच रहा है, तो केतन ने 171 चेयर बेची, 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 95 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा 95 रुपए, यानी कि केतन को चेयर बेचने से 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। केतन को कितना प्रॉफिट हुआ है, एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, 95 चेयर का सेलिंग प्राइस 95 रुपए, तो केतन को 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ। केतन को 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ जब केतन ने कितनी कुर्सी बेची, भाई अगर एक कुर्सी 1 रुपए की बेची जा रही है तो 171 कुर्सी कितने की बेची होंगी। एक चेयर का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए है तो 171 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा 171 रुपए। तो केतन ने चेयर 171 रुपए में बेची, कितने में बेची, केतन ने चेयर बेची 171 में और केतन को 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो केतन ने वो चेयर खरीदी कितने में होंगी 76 में खरीदी होंगी। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, क्या आ जाएगा चेयर का सीपी। केतन ने 171 रुपए में चेयर बेची, हो गया 95 का फायदा, है कि नहीं सचिन। तो चेयर खरीदी कितने में होंगी 171 में से 95 घटा देंगे 76 में चेयर खरीदी होंगी ना केतन ने। कोई दिक्कत है इसमें, ओके। तो 76 के समान पे केतन को कितना प्रॉफिट हुआ 95 का प्रॉफिट हुआ। ये किससे जा रहा है 19 से, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 1/4 क्या होता है 25%। ये 25% का 5 गुना है, 25% का 5 गुना यानी कि 100
25% का प्रॉफिट हुआ केतन को। क्या आंसर है? डी आंसर। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां ना ये रेशियो हो रहा है पहले ही, आप पहले 19 से काट लेते। ये 19 पंजे 95, 19 निम्मा 171। केतन को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए में सामान बेचा। प्रॉफिट 5 का, सामान बेचा 9 में, सीपी कितना आएगा? 4। तो डायरेक्ट आ जाता। ठीक है ना बच्चों? लेकिन हर सवाल में नहीं होगा ऐसे, समझे ना बच्चे? एक और सवाल दिखाते हैं, बताइए। एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर अप्रॉक्स में। एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है, 27 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? तो मान लो जैसे 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ना, मान लो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए। तो व्यापारी को 27 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर यानी कि 27 रुपए का प्रॉफिट होता है। 27 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 27 रुपए। व्यापारी को 27 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 120 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120 रुपए। यानी कि व्यापारी ने 120 रुपए का कपड़ा बेचा। व्यापारी ने 120 रुपए कपड़ा बेचा, व्यापारी को 27 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि कपड़े का सीपी कितना होगा? 120 में से 27 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 93। सीपी होगा 93। तो 93 के सीपी पर 27 का प्रॉफिट हुआ, जो कि कितना आ रहा है? 9/31 कर रहे हैं भाई। 9/31 है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 31 या 93। अगर 930 होता, क्या होता बच्चों? 930 होता तो 31 से भाग करके कितना? 30 आता। लेकिन अगर 930 होता तो 31 से भाग करके आता 30। लेकिन 930 नहीं है, कितना है? 900 है। 30 कम है, 30 कम है, तो यानी कि ये आएगा, ये लगभग एक ही है। यानी कि आंसर किसके करीब आएगा? ठीक है नहीं? ये बताइए। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। का लॉस परसेंटेज ज्ञात की। समझ में आया ना? बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चाहे तो आप यहां पे सवाल सॉल्व करने से पहले काट लो। 9 एकम 9 और 9 सत्ते, यानी कि 7 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को एक वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। हमने मान लिया कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। ठीक है ना? तो सवाल क्या कह रहा है? 7 वस्तु भी काट लेना, मैंने सब कुछ 7 उससे 9 से काट लिया। 7 वस्तु बेचने पर एक वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? आपको 1 रुपए का लॉस होता है। जब आपने सामान बेचा कितने में है? 7 वस्तु कितने की बेचो भाई? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 7 वस्तु कितने की बेचोगे? 7 रुपए की। आपने 7 रुपए का सामान बेचा और आपको 1 रुपए का लॉस हुआ। आपने 7 रुपए का सामान बेचा है, 1 रुपए का आपको क्या हुआ है? लॉस। तो यानी कि सीपी कितना होगा? सीपी 8 होगा ना? 8 के सीपी पे 8 पे 1 का लॉस होगा, तभी तो 7 रुपए की। तो लॉस कितना है? 1/8 साढ़े। आगे चलेंगे, सवाल नंबर बनाइए। करो जी, लास्ट सवाल है इस टाइप का ये। एक व्यापारी ने 2100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदा। ठीक है? उसने इसे इसके 5 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचा। 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए।
हालांकि 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 8.5 में आता है 17, है ना? 17 से कटने वाला कौन सा नंबर है? तो ससुरा सारे ही 17 से कट रहा है दुष्ट। यानी कि ये तो ऐसे नहीं बनेगा, है कि नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा। बताओ। एक बात सुनिएगा, मैं आपको बहुत खतरनाक लॉजिक बताता हूं, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। एक व्यापारी ने 2100 रुपए खर्च करके 40 किलो चावल खरीदा। यानी कि 40 किलो चावल खरीदने में उसे 2100 रुपए खर्च करने पड़े। जब इस चावल को बेचने की बारी आती है तो देखो, 40 किलो चावल अगर खरीदा है तो 40 किलो चावल ही बेचा होगा। 40 किलो चावल खरीद के 40 किलो चावल ही बेचा होगा। जब उसने 40 किलो चावल बेचा तो उसे 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना? प्रॉफिट का क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वही प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वही क्या है? प्रॉफिट है। तो जब 40 किलो चावल उसने बेचे, तो जब 40 किलो चावल उसने बेचे तो 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी कि 40 में से 5 घटाओ, क्या बचता है? 35। केवल 35 किलो चावल बेचकर ही उसने अपना खर्चा निकाल लिया। बाकी जो 5 किलो चावल बिका है वो क्या है? प्रॉफिट। केवल 35 किलो चावल बेचकर ही उसने 40 किलो चावल का खर्चा निकाल लिया, 2100 रुपए। बताओ, क्या इससे बेहतरीन लॉजिक पूरी दुनिया में है? लॉजिक से सोचो, है कि नहीं सचिन? एक व्यापारी ने 2100 रुपए खर्च करे और 40 किलो चावल खरीदा। फिर उस 40 किलो चावल खरीद के 40 किलो चावल बेचा। जब वो बेच रहा है तो 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचा। 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी कि 5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस उसके पास एक्स्ट्रा बच गया। बेचा तो 40 किलो चावल है, 5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, तो बचा कितना? 35 किलो चावल। तो केवल 35 किलो चावल बेचकर ही उसने अपना खर्चा निकाल लिया, 2100 रुपए। बाकी जो 5 किलो चावल बिका है वो बच गया प्रॉफिट। यानी कि 35 किलो चावल का सेलिंग प्राइस 2100 रुपए होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे नहीं समझ पाते डायरेक्ट, वो कैसे समझेंगे? सुनो, आप मुझे बताओ, मान लो एक चावल की लागत मूल्य है सीपी और बिक्री मूल्य एसपी, तो 1 किलो चावल पे कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। इस आदमी ने 40 किलो चावल खरीद के 40 किलो चावल बेचा। ये प्रॉफिट, 1 किलो चावल पे प्रॉफिट है एसपी माइनस सीपी। 40 किलो चावल पे कितना प्रॉफिट होगा? 40 से गुणा। 40 किलो चावल पे प्रॉफिट होगा 40 से गुणा। 40 किलो चावल बेचने पर प्रॉफिट है। 40 किलो चावल बेचने से जो प्रॉफिट है वो 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने इक्वल कर दिया। तो जब मैं इक्वल करता हूं तो ये इधर आ जाता है। 40 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 35 एसपी बराबर आ जाएगा 40 सीपी। तो 35 एसपी बराबर आ जाएगा 40 किलो चावल का लागत मूल्य। 40 किलो चावल खरीदा कितने में था? 2100 रुपए में। तो बात वही आ गई, लेकिन यह कुत्ता खचेड़ी और यह है मेरे भाई डायरेक्ट लॉजिक। समझ में आया ना? तो 35 से कितनी बार चला जाएगा ये? 60 बार। यानी कि 1 किलो चावल का सेलिंग प्राइस कितना है? पूछा 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस, तो किससे गुणा कर देंगे? यानी कि 480 और 30, 500। क्या आंसर है? समझ में आया? दोनों समझा दिए मैंने। सचिन, अब भी कोई डाउट बचे काय को तो आप कुछ हो सके हैं? चलो आगे चलते हैं, अगला टाइप। कोशिश करो ये टाइप करने की।
कल करते हैं बच्चों अब, ठीक है ना? हैं? हाँ, अगला टाइप है, इसको कल करते हैं, ठीक है भाई? चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं।